औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास CS 504 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट 1, लेक्चर नंबर 23 आज हमारे पास है आर्किटेक्चरल व्यू। हमने आर्किटेक्चरल व्यूज़ के अबाउट पढ़ना है। पहले तो ये होता था कि लेक्चर नंबर 22 तक हमारा जो मिड है वो ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब लेक्चर नंबर 23 हमारे पास फाइनल में इंक्लूड है, लेक्चर नंबर 22 भी फाइनल में है, क्योंकि अब मिड जो है वो उसके लेक्चर 18 तक हो गए हैं। ठीक है, अब 19 से 44 तक जो है वो हमारे पास फाइनल टर्म ही चलता है। तो इंशाल्लाह हम अपने ये जो बुक है वो कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रही है, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो काइंडली मुझे मेरी मेहनत का नतीजा दे दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। आई विल बी थैंक यू फॉर यू। आर्किटेक्चरल व्यूज़ के अबाउट हमने पढ़ना है। इसमें हमारे पास क्या है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिफ़ाइन करता है हाई लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को, सिस्टम के सॉफ्टवेयर सिस्टम के हाई लेवल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करता है, जिसमें हम डिफरेंट नंबर्स ऑफ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है, ओके। उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शनल भी होते हैं, नॉन फंक्शनल भी होते हैं। पेरी वोल्फ जो है उसने फॉर्मूला निकाला था सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। वो क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किसके बराबर होता है, पैरेंथेसिस क्लोज्ड एंड ओपन, एलिमेंट्स फॉर्म्स एंड रैशनल। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद रखना है पेरी वोल्फ का। उसके बाद आगे हमारे पास बोएम का भी फार्मूला आता है। ओके, ये आपने अच्छी तरह से याद रखने, फार्मूलाज दो हैं, MCQs में बहुत पूरा पूछा जाता है इनके बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो हमारे पास इज सिस्टम सेट ऑफ एलिमेंट्स है, जिसके हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, शेप्स आती हैं। ठीक है, उसको हम डिफरेंट, और हम इन एलिमेंट्स को डिफरेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब ये 3 एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, डाटा एलिमेंट है, प्रोसेसिंग एलिमेंट है और कनेक्टिंग एलिमेंट है। अब जो डाटा एलिमेंट है वो इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रोसेसिंग एलिमेंट में डाटा एलिमेंट को प्रोसेस किया जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को स्पेसिफाई किया जाता है कि किन फंक्शंस में हमने इनको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, और फिर उनको कनेक्ट कर दिया जाता है कनेक्टिंग एलिमेंट्स के ज़रिए। ठीक है, कनेक्टिंग एलिमेंट्स क्या करते हैं, आर्किटेक्चर के डिफरेंट पीसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश में जो यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, किसकी हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की हैं। ठीक है, जिसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। अब सेट ऑफ एलिमेंट्स के 3 डिवाइडेंट्स हैं, वो कौन से हैं, डाटा एलिमेंट्स हैं, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं और कनेक्टिंग एलिमेंट्स हैं। अब डाटा एलिमेंट्स कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल की जाती है और फिर उसको सिस्टम में ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया जाता है। अब प्रोसेसिंग एलिमेंट प्रोसेस करते हैं डाटा एलिमेंट्स को और स्पेसिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस को, और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस को वो क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कौन से फंक्शन में हमने इनको ट्रांसफॉर्म करना है। कनेक्टिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या है कि जो आर्किटेक्चर के जो पीसेस होते हैं, ठीक है, उनको एक साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। These can themselves be data और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। ये हमारे पास डाटा भी हो सकते हैं और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, डाटा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक फार्मूला है जो बॉयम ने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसके अंदर उसने सारा फार्मूला सेम ही है, देखें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसने एलिमेंट रैशनल या कॉन्स्टेंट कर दिया, या रैशनल होगा या कॉन्स्टेंट होगा। ये आपने दोनों फार्मूलाज को याद रखना अच्छे से। उसके बाद कर्चन, हमारे पास कर्चन फार्मूला आ जाता है। अब कर्चन ने क्या कहा था, कर्चन ने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल को कंपोज किया था, मल्टीपल व्यूज़ में डिवाइड कर दिया था, मल्टीपल व्यूज़ में। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो एब्स्ट्रैक्शन में भी डील करता है, डिकम्पोजिशन में, कंपोजिशन में, स्टाइल में भी डील करता है। ठीक है, अब आर्किटेक्चरल मॉडल जो कर्चन का है वो कैसे जाना जाता है, कर्चन का जो आर्किटेक्चर मॉडल है उसको हम कहते हैं 4+1 आर्किटेक्चरल व्यू मॉडल। अब 4+1 हमारे पास क्या है, कर्चन का आर्किटेक्चरल मॉडल है। दिस मॉडल पर्पसेस द मॉडल डेवलपमेंट ऑफ 5 मेन व्यूज, नेमली द लॉजिकल व्यू। ठीक है, इसमें हमारे पास लॉजिकल व्यूज कौन से हैं, 5 हैं। लॉजिकल व्यू हमारे पास क्या है, इसमें पहला जो हमारे पास लॉजिकल व्यू है, आप ये देखें, आपको अच्छे से समझ आएगी
कि पहला लॉजिकल व्यू है, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन व्यू है, तीसरा है प्रोसेस व्यू और फिर डेवलपमेंट व्यू, डिप्लॉयमेंट नॉट डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, इधर डेवलपमेंट है, खैर जो मर्जी करें। अब जो लॉजिकल व्यू है इसमें हमारे पास प्रोसेस किया जाता है डिज़ाइन को। ठीक है, क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है डिज़ाइन को और फिर उसकी कंकरेंस और फिर प्रोसेस व्यू में सिस्टम की जो है परफॉर्मेंस देखी जाती है, स्केलेबिलिटी देखी जाती है, थ्रूपुट देखी जाती है। मतलब कि प्रोसेस व्यू में उसके पहचाना जाता है कि वो किस तरह से काम करता है। अब फिज़िकल व्यू में हमारे पास क्या है, या इम्प्लीमेंटेशन व्यू आप कह लें। फिज़िकल व्यू या इम्प्लीमेंटेशन व्यू में हमारे पास क्या, हम मैपिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की कि हम उसको हार्डवेयर में किस तरह से लेकर आएँ। अब डेवलपमेंट व्यू में हम क्या करते हैं, स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं सॉफ्टवेयर के लिए कि हम उसको उसको हम बढ़ा सकें। और यूज़ केस में हमारे पास क्या होता है कि यूज़ केस व्यू जो है उसमें हम अपने मुख्तलिफ अपने केसेस जो हैं वो डालते हैं। तो ये आपने इनके अच्छी तरह से याद रखने हैं कि ये 5 व्यूज़ जो हैं ये हमारे पास क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, 4+1 5 व्यूज़ हैं। अब क्लेमेंट्स ने क्या किया था, क्लेमेंट्स ने क्या कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था क्वेश्चन के व्यूज़ को। उसने 4+1 की जगह कोड भी डाल दिया था 5। अब ये जो 4 व्यूज़ हैं, फंक्शनल व्यू, डेवलपमेंट व्यू, कंकरेंसी व्यू और फिजिकल व्यू, ये तो सारे क्वेश्चंस के ही थे ना, लेकिन अब कोड व्यू जो है वो क्वेश्चन के मॉडल में नहीं है, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, डेवलपमेंट व्यू के लिए हमने देखना है कि फंक्शनल व्यू में क्या कहा गया कि फंक्शनल व्यू में हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं सिस्टम्स के। डेवलपमेंट व्यू में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट फाइल्स होते हैं, डायरेक्टरीज होते हैं जिसमें जो हम सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द कोड व्यू, कोड व्यू में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें हमारे पास क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लेयर्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास कंकरेंसी व्यू में हमारे पास पैरेलल प्रोसेसेस होते हैं, थ्रेड्स होते हैं सिस्टम में, जिसमें हम अपने डाटा को फ्लो करवा पाते हैं। फिजिकल व्यू में हमारे पास क्या होता है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है सिस्टम्स की कि जो सिस्टम है वो हमारे पास किस तरह से फिजिकली हासिल होगा या डिप्लॉयड होगा। तो ये तमाम सिनेरियोज जो हैं वो नीचे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, फंक्शनल व्यू मतलब व्यूज, कंपोनेंट, यूजर्स, रैशनल। ठीक है, आपने देखना है कि फंक्शनल व्यू में कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसमें हमारे पास फंक्शंस होते हैं, की सिस्टम एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं, डोमेन एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, यूजर्स यूज़ कौन कौन सा करते होते हैं, हमारे पास डोमेन इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट, क्लाइंट, डिज़ाइनर एंड यूजर्स। तो आपने इन सबको अच्छी तरह से पढ़ लेना। रैशनल में हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटी आ जाती है, मेंटेनेबिलिटी आ जाती है, मॉडिफाइबिलिटी आ जाती है। ओके, उसके बाद कोड व्यू भी आपने क्लासेस, ऑब्जेक्ट, प्रोसीजर्स, फंक्शंस। डेवलपमेंट व्यू में हमारे पास फाइल्स, डायरेक्टरीज। फिजिकल व्यू में सीपीयू, सेंसर, स्टोरेज। ठीक है, इसमें आपने देखना है कि यूज़र्स इनके कौन कौन से, इसमें प्रोग्रामर्स और डिज़ाइनर्स इनको यूज़ करते हैं और ये यूज़र्स भी इनको यूज़ करते हैं। मैनेजर्स में हमारे पास प्रोग्रामर्स, कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजर्स यूज़ करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हार्डवेयर इंजीनियर्स भी इसको यूज़ करते हैं, किसको, फिजिकल व्यू को। कंकरेंसी व्यू हमारे पास परफॉर्मेंस, ये आपने देख लेना है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो ये डिफरेंस आपको यूज़र्स एमसीक्यूज़ में बहुत बार पूछा जाता है, आपने इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। व्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं, व्यूज़ हमारे पास इंजीनियरिंग टूल होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास सिस्टम में क्वालिटीज़ को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, व्यूज़ हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में भी यूज़ किए जाते हैं। अब उसमें एक हमारे पास, इसमें से ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं, इसमें एक हायरार्किकल व्यू है, वो हमने अच्छे से पढ़ना है। हायरार्किकल व्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि एवरी व्यू इज़ पोटेंशियल हायरार्किकल। इसमें हमारे पास दर्जाबंदी की गई होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास फंक्शनल व्यू, इसमें हमारे पास 5 किस्म के व्यूज़ आते हैं। पहला कौन सा व्यू है, फंक्शनल व्यू है, डेवलपमेंट व्यू है, कोड व्यू है, कंकरेंसी व्यू है और फिजिकल व्यू है। ये 5 व्यूज़ बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, ये आपको शॉर्ट आ सकता है कि नेम 5 हायरार्किकल व्यूज़। हमारे पास हायरार्किकल व्यूज़ के नेम कौन कौन से हैं, तो फंक्शनल व्यू, कोड व्यू, डेवलपमेंट व्यू। अब फंक्शनल व्यू में हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शंस, सब फंक्शंस होते हैं। इसी तरह डेवलपमेंट व्यू में हमारे पास डायरेक्टरीज होती हैं जिसमें हमारे पास फाइल्स होती हैं। कोड व्यू में हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं और इसमें सब मॉड्यूल्स भी होते हैं, सब सिस्टम्स भी होते हैं। कंकरेंसी व्यू में फिर हमारे पास जो हमारे पास सब डिवाइड्स, हम थ्रेड्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं हमने प्रोसेसेस को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिजिकल व्यू में क्या है, किसमें हमारे पास क्लस्टर्स मतलब झुंड होते हैं, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर्स जो हैं
कंप्यूटर्स का झुंड होता है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से प्रोसेसेस से काम कर रहे होते हैं। आर्किटेक्चरल व्यूज आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लिकेटेड वेज। नाउ वन हैज टू चूज, मतलब इसमें हमारे पास यूजफुल सिस्टम है दैट आर यूजफुल टू द सिस्टम बीइंग बिल्ड and to the achievement qualities that are important for the particular application. Architectural views should be hierarchical and should contain enough annotated information to support desired analysis. ठीक है, ये आपने पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आ जाते हैं। अब आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हमारे पास किस तरह से होते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम में कन्फॉर्म टू अ जेनेरिक आर्किटेक्चरल मॉडल और स्टाइल, ठीक है। इसमें हमारे पास जेनेरिक आर्किटेक्चरल मॉडल होता है या स्टाइल होते हैं। अब कुछ हमारे पास जो हर एक स्टाइल है उसके बारे में, ई स्टाइल, जो भी हम स्टाइल लेंगे वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी कैटेगरी में क्या क्या होना चाहिए। उसमें सेट ऑफ कंपोनेंट्स होने चाहिए, जिसमें कंपोनेंट्स क्या हैं, डेटाबेस जैसे कंप्यूटेशनल मॉडल्स दैट परफॉर्म अ फंक्शन रिक्वायर्ड बाय सिस्टम। उसके बाद सेट ऑफ कनेक्टर्स होने चाहिए और कॉन्स्ट्रेंट होने चाहिए। कनेक्टर्स क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बनाते हैं कंपोनेंट्स के दरमियान में। कॉन्स्ट्रेंट क्या करते हैं कि हाउ कंप्यूटर जो है एक कंपोनेंट जो है वो सिस्टम में किस तरह से इंटीग्रेट कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है। और सिमेंटिक मॉडल क्या करता है, जिसमें हमारे पास that enables our designer to understand the overall properties of a system by analyzing the known properties of a constituent part. Semantic model में डिज़ाइनर जो है वो ओवरऑल सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखता है और फिर उसके छोटे छोटे हिस्सों की प्रॉपर्टीज़ को भी जानता है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 24। अच्छा, लेक्चर नंबर 23 में देखते हैं क्या ज़रूरी है जी। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ जाती है ना, वो हमारे पास ये फार्मूलाज आ जाते हैं। इन फार्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। एक पेरी एंड द वुल्फ वाला और दूसरा है ये बॉइंग वाला। और फिर आपने क्वेश्चन के आपने उनके याद रखने हैं कौन कौन से इसमें हमारे पास मॉडल्स हैं, व्यूज़ हैं, लॉजिकल व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू, या आप लॉजिकल व्यू, फिजिकल व्यू, या आप देख लें, ठीक है। यहाँ पर लिखे हुए हैं फिजिकल प्रोसेस व्यू, फिजिकल व्यू, डेवलपमेंट व्यू, केस व्यू, ठीक है। ये 4+1 हमारे पास 5 व्यूज़ हैं। लॉजिकल व्यू, ठीक है, फिजिकल व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू और डेवलपमेंट व्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लेमेंट्स ने क्या किया था, मॉडिफाई कर दिया था कर्जन के आर्किटेक्चर मॉडल को, ठीक है। हमने वो भी याद रखना है। इसमें हमारे पास किस चीज़ को इजाफा किया गया था, कोड का एक्सटेंशन थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आपने याद रखना है कि ये व्यूज़ हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं, यूज़र्स हैं, आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि कोड व्यू के यूज़र्स कौन से होते हैं, तो कोड व्यू के यूज़र्स जो हैं वो प्रोग्रामर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं और यूज़र्स होते हैं। इसी तरह पूछा जा सकता है आपसे डेवलपमेंट व्यू के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो वो फाइल और डायरेक्टरीज होती हैं। फिजिकल व्यू के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो CPU है, सेंसर्स हैं, स्टोरेज है। और कंकरेंसी के क्या हो सकते हैं, प्रोसेसेस हैं, थ्रेड्स। इनके यूज़र्स कौन से हैं, यूज़र्स कौन कौन से हैं, परफॉर्मेंस इंजीनियर्स और इंटीग्रेटर्स और टेस्टर्स। अब इनके रैशनल क्या है हमारे पास, वो क्या है, मैनेजर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं MCQs में पूछी जाती हैं। दूसरी बात है कि हायरार्किकल व्यू में जो आपके पास 5 व्यूज़ हैं वो आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं। कौन कौन से व्यूज़ हैं, फंक्शनल व्यू है, डेवलपमेंट व्यू है, कोड व्यू है, कंकरेंसी व्यू है, फिजिकल व्यू है, ओके। उसके बाद आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में हमारे पास जो कैटेगरीज हैं इस स्टाइल की, वो क्या है कि सेट ऑफ कंपोनेंट, सेट ऑफ कनेक्टर्स, कॉन्स्ट्रेंट है। और चौथा सिमेंटिक मॉडल भी है, यहाँ पर लिखा नहीं गया हुआ, ठीक है। आपने इसी तरह से उनको देख लेना है। लेक्चर नंबर 24 में आर्किटेक्चरल मॉडल्स आ जाते हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, स्ट्रक्चर मॉडल। पहला मॉडल है हमारे पास स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉडल और दूसरा है डायनामिक प्रोसेस मॉडल, तीसरा है इंटरफेस मॉडल्स। आपने इन तीनों के नाम याद रखने हैं, स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉडल, डायनामिक प्रोसेस मॉडल और इंटरफेस मॉडल्स। स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉडल में हमारे पास मेजर सिस्टम जो कंपोनेंट्स होते हैं मेजर सिस्टम के, वो शो किए जाते हैं। डायनामिक प्रोसेस मॉडल में हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम को प्रोसेस करते हुए दिखाया जाता है, ठीक है। शोज द प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। इंटरफेस मॉडल में हमारे पास क्या किया जाता है कि डिफाइन किया जाता है सब सिस्टम्स को, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में हमारे पास क्या है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में बी बेस्ड अपॉन
a certain pattern of model. These different patterns are also called architectural styles. आप इनकी डेफिनेशन देख लेनी है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो बेस किस पर करता है, पैटर्न ऑफ मॉडल पर, और इन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स कहते हैं। वो इन स्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कुछ हमारे पास इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं या आप कह लें प्रैक्टिसेस हैं या आप कह लें अमंग द मैनी स्टाइल्स द मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड आर द फॉलोइंग कि डाटा सेंटर्ड होता है, डाटा जो है वो आर्किटेक्चर के सेंटर में रखा जाता है। फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है एंड इट्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड इट्स वेरिएशन भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेयर्ड आर्किटेक्चर्स और रेफरेंस आर्किटेक्चर्स, ये आपने इनके नेम्स अच्छी तरह से याद रखने हैं, ओके। दोबारा देख लें, डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्चर और रेफरेंस आर्किटेक्चर। डाटा सेंटर्ड एंड रिपोजिटरी मॉडल भी इसको हम कहते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि हमारे पास इसमें डाटा जो है वो एज अ सेंटर रखा जाता है। इसमें हम अपने इंफॉर्मेशन या डाटा को एक्सचेंज करते हैं सब सिस्टम्स में, ठीक है। सब सिस्टम्स नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डाटा, दिस में बी डन इन 2 वेज, इसको हम 2 तरीक़ों से करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला तरीका हमारे पास क्या है कि जो हमने डाटा शेयर करना होता है हम उसको सेंटर में रख देते हैं, ठीक है। डाटाबेस के सेंटर में रख देते हैं। इज हेल्ड इन अ सेंट्रल डाटाबेस और रिपोजिटरी या दरमियान में रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, और फिर उसके बाद तमाम जो सिस्टम्स हैं उस डाटा को, सेंट्रल डाटाबेस को एक्सेस कर लेते हैं, जो डाटा हमने शेयर किया होता है, ठीक है। तो ईच सब सिस्टम मेंटेन इट्स ओन डाटाबेस एंड पास डाटा एक्सप्लिसिटली टू अदर सब सिस्टम्स। हर सब सिस्टम जो है वो अपनी डाटाबेस बनाता है और फिर उसमें से डाटा जो है वो सब सिस्टम्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पर लिखा है कि व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जब शेयर किया जाता है तो ये बहुत ही आसानी से यूज़ होता है। द रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ शेयरिंग इज़ मोस्ट कॉमनली यूज, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपने बहुत सारी पिक्स या एक पिक 100 लोगों को सेंड करनी हो या 10 लोगों को सेंड करनी हो या 15 से 20 लोगों को सेंड करनी हो, तो आप क्या एक पिक सबको सेंड करेंगे? आपके पास एक और ऑप्शन भी तो है ना कि आप अपने व्हाट्सएप पे उन 10 के 15 लोगों का ग्रुप बना लें और उस ग्रुप बनाकर फिर आप उस पिक को शेयर कर दें। चाहे तो आप वो ग्रुप बाद में ख़त्म कर दें, लेकिन आपके लिए आसान होगी, आप 10 से 15 लोगों का ग्रुप बनाएंगे और जो मुख्तलिफ डाटा जो आपने शेयर करना है उनको बजाय ये कि आप अलग-अलग सबको सेलेक्ट करें, सबको एक ही भाड़े के ग्रुप में डालें, ठीक है, उसको सेंटर बनाएं और उसमें अपना डाटा शेयर कर दें, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर देखो डाटा जो है वो सेंटर में रखा गया है और क्लाइंट जो है वो इसे इंटरेक्ट कर पा रही है। रिपोजिटरी मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस हैं कुछ कि रिपोजिटरी मॉडल जो है वो एफिशिएंट में कब होता है, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यूज़ करना हो, ठीक है। इसमें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है, फॉर एग्जांपल इसका बैकअप होता है, सिक्योरिटी होती है, ये हमें ग्लोबल व्यू देता है सिस्टम का, ठीक है। एंड द शेयरिंग ऑफ मॉडल इज पब्लिश्ड एज अ रिपोजिटरी स्कीमा। इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं कि सबसे पहले तो जो तमाम सब सिस्टम्स है वो एक रिपोजिटरी मॉडल पर आमादा होने चाहिए कि हाँ हम इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं होगी तो फिर हमें बहुत सा मसला सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है कि डाटा एवोल्यूशन जो है वो डाटा को चेंज करना डिफ़िकल्ट हो सकता है और एक्सपेंसिव भी हो सकता है। There is also a little scope of implementing specific management policies. It is also difficult to distribute efficiently. Okay. क्लाइंट सर्वर मॉडल आ जाता है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर मॉडल। जैसे हमने रिपोजिटरी मॉडल पढ़ा है, इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल भी पढ़ना है। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट डाटा एंड प्रोसेसिंग, ये हमारे पास शिफ्ट होता है मेन फ्रेम बेस्ड एप्लीकेशन, जहाँ पर डाटा को मैनेज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, और निकाला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ओके। ये उन एप्लीकेशंस में होता है जिसमें हमारे पास यूज़र फेस जो है वो एज अ डम टर्मिनल यूज़ हो, ठीक है, जिसमें उसकी पावर जो है
जिसमें हमारे पास उसकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज़्यादा कम ना हो। इसमें हमारे पास जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही सस्ती में, इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत चीपर होती है, बट जो हमारे पास पावर मशीन होती हैं वो चीपर नहीं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मॉडल्स को, जिसमें हम देखते हैं कि हाउ डाटा एंड प्रोसेसिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ रेंज ऑफ कंपोनेंट्स, के डाटा और डाटा को, उनकी प्रोसेसिंग को किस तरह से कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस मॉडल में, इन दिस मॉडल द एप्लीकेशन इज़ मॉडल्ड एज अ सेट ऑफ सर्विसेज। इस एप्लीकेशन में हमारे पास जो सेट ऑफ सर्विसेज है उसको बनाया इस जाता है कि तमाम सर्वर्स और क्लाइंट्स जो हैं इसको इस्तेमाल कर पाएँ। डाटा प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन इज़ मॉडल्ड एज अ सेट ऑफ सर्विसेज, कि एप्लीकेशन को इस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है कि सेट ऑफ सर्विसेज में बनाया जाता है जिसे तमाम सर्वर्स या क्लाइंट ऑफ सेट ऑफ क्लाइंट्स जो है वो यूज़ कर पाएँ। दिस सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ स्टैंड अलोन सर्वर्स। ठीक है, स्टैंड अलोन सर्वर्स किस में बनते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल में बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज है। स्टैंड अलोन सर्वर्स विच प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज एज सच एज प्रिंटिंग, डाटा मैनेजमेंट etc, एंड एज अ सेट ऑफ क्लाइंट विच कॉल ऑन दीज। अब यहाँ पर these clients and servers are connected through a network which allows client to access servers। इनके दरमियान एक राब्ता बना दिया गया होता है जिसमें से क्लाइंट सर्वर के साथ इंटरेक्ट होता है और उस क्लाइंट और सर्वर्स जो हैं वो अपने डाटा को शेयर कर पाते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, डायग्राम है हमारे पास क्लाइंट सर्वर ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो सर्कल में है वो हमारे पास ओवल शेप में हमारे पास क्लाइंट्स हैं और जो बॉक्स में है वो यहाँ पर सर्वर है, यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर क्लाइंट को मालूम होना चाहिए वो किस सर्वर से कनेक्ट है। सर्वर को पता हो या ना पता हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्लाइंट को पता होना चाहिए कि वो किस सर्वर से कनेक्टेड है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इसके आ जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या हैं कंपोनेंट्स? इसमें हमारे पास कुछ सिस्टम्स आ जाते हैं। क्या क्या हैं? क्लाइंट सर्वर जो है वो सिस्टम पर डिपेंड करते हैं कि वो कितने कंपोनेंट्स में कंपोज किया गया सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास दीज इंक्लूड यूज़र इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेशन सब सिस्टम, इंटरेक्शन या प्रेजेंटेशन, यूज़र इंटरेक्शन सब सिस्टम कह लें या यूज़र प्रेजेंटेशन सिस्टम कह लें, सब सिस्टम, एप्लीकेशन सब सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम और मिडल वेयर आ जाता है। द एप्लीकेशन सब सिस्टम क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है रिक्वायरमेंट्स को, जो डिफाइन करता है एप्लीकेशंस को कंटेक्स्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में अपना जो है वो एप्लीकेशन अपने आप को बताती है कि मैं क्या काम करती हूँ। इस केस में, अब इन दिस केस जो एप्लीकेशन कंपोनेंट्स हैं वो या तो वो रिजाइड करते हैं, या तो वो रिजाइड का मतलब क्या है, रहते हैं क्लाइंट में या सर्वर में रहते हैं। ठीक है, या सर्वर की साइड पे रहते हैं या क्लाइंट की साइड पे रहते हैं। और मिडल वेयर प्रोवाइड क्या करता है? मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है या प्रोटोकॉल्स जो कनेक्ट कर दे क्लाइंट को सर्वर के साथ। हमने याद रखना है कि हमारे पास क्लाइंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास यूज़र इंटरेक्शन, यूज़र प्रेजेंटेशन सब सिस्टम है, एप्लीकेशन सब सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम है और मिडल वेयर। एप्लीकेशन सब सिस्टम जो है वो हमें क्या देता है? इम्प्लीमेंट करता है रिक्वायरमेंट्स को जो कि एप्लीकेशन डिफाइन करती है विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। और फिर हमारे पास एप्लीकेशन जो हमारे पास सब सिस्टम है, एप्लीकेशन कंपोनेंट्स रिजाइड करते हैं ऑन आइदर क्लाइंट और सर्वर साइड। ठीक है, मिडल वेयर प्रोवाइड हमें करता है मैकेनिज्म, जिसमें प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइंट से इसमें हमारे पास प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जाता है और जो कनेक्ट कर देता है क्लाइंट को सर्वर के साथ। अब रिप्रेजेंटेटिव क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या है कि इसमें हमारे पास फाइल सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, ट्रांजैक्शन सर्वर्स होते हैं, ग्रुपवेयर सर्वर्स होते हैं। आपने इन सर्वर्स के नेम्स को याद रखना है। ठीक है, बाकी आप इनकी जो आगे है ना वो खुद ही पढ़ लें डिस्क्रिप्शन। बस इतना, ये 4 सर्वर्स आपने नेम याद रखने हैं कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव कौन से हैं। फाइल सर्वर है जिसमें फाइल्स, चले पढ़ लेते हैं, जिसमें क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है फाइल की सर्वर से। डेटाबेस में क्या है कि इसमें क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है
जैसे कि SQL है, ठीक है, या डेटाबेस सर्वर में, ठीक है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस सर्वर को कि जो सर्वर है वो प्रोसेस करता है फिर रिक्वेस्ट को, ठीक है, और उसके बाद जो जो रिजल्ट्स हैं वो क्लाइंट को दे दिए जाते हैं ओवर द नेटवर्क। उसके बाद ट्रांजैक्शन सर्वर हमारे पास क्या है कि क्लाइंट सेंड करता है रिक्वेस्ट रिमोट प्रोसीजर्स, मतलब बहुत से प्रोसीजर्स के बाद उसकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर साइड पर पहुंचाई जाती है, ठीक है। फिर ग्रुप वेयर में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास सेट ऑफ एप्लीकेशंस दी जाती हैं जिसमें हमारे पास जो क्लाइंट हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब वो किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, टेक्स्ट के जरिए, इमेजेस के ज़रिए, बुलेटिन बोर्ड्स के ज़रिए या वीडियोस के ज़रिए, ठीक है। उसके हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है नेटवर्क्ड सिस्टम बना दिया जाता है। इट मेक्स इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ नेटवर्क सिस्टम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिस्टम को एक्सपेंसिव या लार्ज कंप्यूटर्स बनाने के बजाय ये हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस एक्सपेंसिव बनाने के बजाय ये चीपर हार्डवेयर पर भी अपना काम वो दिखा देता है अच्छे से, ठीक है। इन एडिशन जब और इसमें हमारे पास एडिंग न्यू सर्वर्स और अपग्रेडेशन एग्जिस्टिंग सर्वर बिकम ईजियर, कि अगर हम न्यू सर्वर या अपग्रेड करते हैं तो सिस्टम जो सर्वर है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ती है बल्कि आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने जिसको सेंड करना है उसी के पास जाएगा, ना वो रुकेगा, ना वो इंटरप्ट किया जाएगा, ना ही वो ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं कि इसमें डाटा को शेयर करने का कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है कि आप उसको किस तरह से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो सब सिस्टम इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डाटा यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो डाटा है वो इंटरचेंज किया जाता है। जब वो डाटा इंटरचेंज किया जाता है तो वो इनएफिशिएंट अच्छे से काम नहीं करता, मैनेजमेंट के लिहाज से नहीं ठीक है, ठीक है। उसके बाद नो सेंटर, इसमें रजिस्टर्स नेम्स नहीं होते, सर्विसेज नहीं दी जाती हैं। तो ये अपने एडवांटेजेस और एडवांटेजेस देख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जैसे कि थिन क्लाइंट मॉडल और फैट क्लाइंट मॉडल। इनको देखते हैं कि क्या इनमें कहा गया है। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है कि इसमें थिन क्लाइंट मॉडल क्या होता है। ये वो क्लाइंट मॉडल होता है जिसमें हमारे पास क्लाइंट के मशीन के साथ कोई फंक्शनैलिटी नहीं जुड़ती है, या क्लाइंट मशीन के साथ कोई फंक्शनैलिटी थी, या क्लाइंट मशीन में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ और सिर्फ यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जो कि यूज़र को जिसमें यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है अपने मेन सिस्टम या एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। के कंसेप्ट जो है वो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर इसमें क्या है कि जो इसमें पुराने जो सिस्टम्स होते थे वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज़ करते होते थे, लेकिन वो उसके भी अपने ही कुछ ना कुछ इख्तियारात होते थे। GUI जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता था क्लाइंट पे। इट चीफ डिसएडवांटेज क्या है कि इट प्लेसेस अ हैवी प्रोसेसिंग लोड ऑन बोथ द सर्वर्स एंड द नेटवर्क। आप इसका डिसएडवांटेज याद रख लें। और बाय द वे अगर आपसे कोई पूछे भी कि ये क्या है तो आप जस्ट इसकी जो मैंने ऊपर लिखा भी है कि इन विच क्लाइंट मशीन्स हैव नो फंक्शनलिटी, इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस फ्रॉम विच यूजर इंटरेक्ट विद मेन सिस्टम एप्लीकेशन। अगर आप ये भी लिख देंगे ना तो ये भी सबसे बेस्ट है, ठीक है। फैट क्लाइंट मॉडल क्या होता है, तो अब हम फैट क्लाइंट मॉडल को समझेंगे। जैसे कि डिसएडवांटेज हमें थिन क्लाइंट मॉडल का बताया गया कि इसमें हैवी प्रोसेसिंग लोड जो है वो सर्वर पे है और नेटवर्क पे है, ना कि उस मशीन पर है जो हमने साथ अटैच की हुई है। बहुत सा लोड है सर्वर पर और नेटवर्क पर। अब क्यों ना उस सर्वर के लोड को कम करने के लिए जो हमने साथ इंटरेक्टिंग मशीन रखी है उस पर भी कोई ना कोई बोझ डाला जाए। अब जो हमने मशीन रखी है उसके ऊपर हम लोड डालें और सर्वर पर जो है वो लोड कम किया जाए, या मशीन पर से अपनी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करवाया जाए और जो सर्वर है वो इजीली अपना काम कर सके, ठीक है। इसके लिए जो फैट क्लाइंट मॉडल है उसका कंसेप्ट यूज़ किया गया है। मज़ीद डिटेल्स में पढ़ते हैं इसे। अब जो है वो जो थिन क्लाइंट मॉडल में जो सारा का सारा लोड था वो सर्वर पे था या नेटवर्क पे था। अब उस लोड को उठाकर जो क्लाइंट के साथ मशीन अटैच थी उसके साथ अटैच कर दिया गया है, ठीक है। ये फैट क्लाइंट मॉडल है। ये बहुत ही कारआमद रहा है और चीपर भी रहा है, बहुत देर तक इस्तेमाल भी होता रहा है, ठीक है। सो ये बाकी ही सारा लिखा हुआ है कि द एडवेंट ऑफ चीपर एंड मोर पावरफुल हार्डवेयर है ये।
People thought of using the processing power of client-side machine, so the fat client model came into being. उन्होंने कहा कि जो क्लाइंट साइड पर जो मशीन पड़ी थी, जो भारी थी, उन पर लोड ही नहीं था, सारा का सारा लोड ही सर्वर या नेटवर्क पर था, उन्होंने लोड को शिफ्ट कर दिया किस पर, मशीन के साथ जो क्लाइंट के साथ अटैच थी, ठीक है। फिर ये जो है इसमें more processing is dedicated to the client as the application processing is locally extended. It is suitable for new client server system which is when the client system's capabilities are known in advance. It is however more complex than thin client model with respect to management issues since client machine now also has a significant part of the application resident on it. New version of each application need to be installed on every client. तो ये फैट और थिन क्लाइंट का जो था वो कंसेप्ट था। अच्छा मैंने ना ऊपर ये भी लिखे हैं करेक्टर एडवांटेजेस भी लिखे हैं मैंने क्लाइंट सर्वर्स के और करेक्टरिस्टिक्स की। ये पहले 3 है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेक इफेक्टिव, ठीक है, आपने इनको पढ़ लेना है और बेशक आप नोट डाउन भी कर लें, ठीक है, इनको देख लें आप। उसके बाद यहाँ पे भी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, इनको देख लेना हमने अच्छे तरीके से, नोट डाउन भी कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 25 में। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रही है तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।